अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ टीटीपी का सियासी विंग है, इसीलिए इनके तर्जुमान टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। उन्होंने पीटीआई की सूबाई हुकूमत पर टीटीपी की सहूलतकारी का इल्जाम भी आयद किया है। उन्होंने सोहेल आफरीदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला सूबे में बेहतरी की बजाय दूसरे सूबों के दौरे कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है और इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। टीटीपी का सियासी विंग है और यही वजह है कि इनके तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो। पाक फौज के किसी जवान के लिए एक लफ्ज उनके अकाउंट से वो नजर नहीं आएगा। अभी किसी खातून के बारे में कहोगे यूं फर 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 करके उस पर ताने कसेंगे। बुज़दिली और कावर्डिस जिसे कहते हैं वो कूट कूट के भरी हुई है। बुज़दिल शख्स हमेशा औरतों पे हमला करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने भी यह कहा है कि कलअदम टीटीपी पर जो इमरान खान का मौक़िफ़ रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने हमेशा तालिबान के हक में और उनके दफातर खोलने की बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी दूसरी तरफ जो है वो सिंध के दौरे पर हैं। अब एक तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात पीटीआई को टीटीपी का सियासी विंग करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी कराची पहुंचे तो पीपल्स पार्टी ने उन्हें भरपूर प्रोटोकॉल दिया। हुकूमत की इत्तेहादी जमात के रहनुमा और सीनियर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सोहेल आफरीदी का कराची आमद पर इस्तकबाल किया और सिंध की रवायती टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया, जबकि पीटीआई को बाग़ जना में जलसे की इजाजत भी मिल गई है। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने दावा किया था कि हम कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर का यह कहना है कि जब तक इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जाती, हुकूमत के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने अपोजिशन अलायंस पर भी जोर दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान से मुलाकात की इजाजत के लिए दबाव डाले। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो वफ्द है वो अपोजिशन की स्ट्रीट मूवमेंट के तहत सियासी और जो समाजी इज्तिमात के लिए लाहौर शहर के 3 रोजा दौरे पर भी है। महमूद खान अजगजई ने कौम और सियासी जमातों से अपील की थी कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात के जो मौके पर और उस तारीख को पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की हिमायत कर दें। अलीमा खान ने भी कहा कि महमूद अजगजई ने 8 फरवरी की कॉल दी है, हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत समझदार है, जलसे की इजाजत देकर अच्छा कदम उठाया, हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। अब पीटीआई को वफाकी हुकूमत के तर्जुमान टीटीपी का सियासी विंग करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिंध में है। अब ये जो तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए मामलात हैं, अब इन पर जो है वो प्रोग्राम में जो है वो सबसे पहले बात होगी। शेख वकास अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, सबसे पहले तो जो दौरा है वज़ीर आला सिंध का खबरों में है, खबर आई वहां पर प्रोटोकॉल भी जो है वो दिया गया, जलसे की इजाजत जो है वो भी मिल गई, तो ये जो अभी तक रिस्पांस है सिंध हुकूमत का या जो रवैया है, इसको कैसे देखती है पार्टी सर? देखिए सर, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल वहां पे उनके एक मिनिस्टर भी मौजूद थे, वो वहां पे आए वेलकम करने के लिए, जैसे एक सियासी चीफ मिनिस्टर को एक दूसरे सूबे के अंदर खुशामदीद कहना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने उनके शान शान ऐसा ही किया और एंड वी अप्रिशिएट दैट। और कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि उनके जो है तरफ से गाड़ी भी सीएम हाउस की तरफ से भेजी गई, मगर वो हमने शुक्रिया के साथ माजरत करके वापस कर दी, क्योंकि हमारे अपने सीएम के स्कॉट्स जो थे वो पहुंच चुके थे और बिल्कुल उसको सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स के हवाले से जो एक सीएम का आईनी कानूनी हक बनता है वो उनको वहां पे दिया गया और हमारे लोगों को भी आज किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। साथ साथ ये भी है कि जिस आपने जलसे की बात की है, जलसा का जो है वो जलसे की हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने हमें यही कहा कि जी आपको इजाजत है, मगर आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं जी कि आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है और इदारे जो है उनके एनओसीज के लिए जो है वो अप्लाई करें, ताकि जो है वहां से हमें तो कोई एतराज नहीं है, उनसे जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने आप। तो देखें अब वो कोई रुकावट का बायस बनता है या नहीं बनता है, मगर बहरहाल सो फॉर जो सिंध हुकूमत है उन्होंने इसके मुकाबले में जो बेहूदगी, बेहयाई और बदतमीजी पंजाब में की गई
एक दूसरे सूबे के वजीर आला के साथ और एक सियासी पार्टी के साथ, ये बिल्कुल उसके मुख्तलिफ और बरक्स रवैया, एक सियासी रवैये का हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सो ऑब्वियसली अगले 2-3 दिन उन्होंने वहां रहना है, जैसे जैसे साथ चीजें चलेंगी हम वैसे वैसे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जहां तक उस जलसे का ताल्लुक है, उसके हवाले से वो जो जगह है जना का, वो जो आगे जो जहाँ पे जलसा होता है, उस हवाले से हमने 20-25 लाख रुपया जमा भी करवा दिया है। 20-1 लाख रुपया उसकी को फीस होती है, 5-1 लाख रुपया कोई सिक्योरिटी होती है, हमने वो तक जमा करा दिया। जब उन्होंने हमें हाँ की और कहा कि जी आज 3 बजे से पहले जमा कराएं, तो वो पैसे भी जमा हो गए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि आप दे दें सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से, तो वो भी हम हर फॉर्मेलिटी इनकी पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो फॉर कोई रुकावट नहीं है जी सिंध हुकूमत की तरफ से। चीफ मिनिस्टर के उधर नासिर शाह साहब की बड़ी जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन रही हलीम आदिल शेख के साथ, राइटिंग पे भी और गुफ्तगू में भी। अच्छा ठीक है, लेकिन अब दूसरी तरफ से हमने इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की। उन्होंने भी आज कहा कि सियासी विंग है टीटीपी का, लेकिन ये तासुर शेख साहब बन रहा है पीटीआई के हवाले से, या हुकूमत इस बात पर बड़ा जोर दे रही है कि पीटीआई दहशत गर्दी की खुलकर मजम्मत नहीं कर रही। तो इसकी आपको इसको किस तरह से देखती है पार्टी? ये सर ये बड़े ही कोई बेवकूफ लोग हैं। ये मैंने वो सुनी है, ये तासुर दे रहे हैं, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, ये बहतानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूं, मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों और दहशत गर्दी के खिलाफ है। वी कंडेम इट इन इट्स ऑल फॉर्म्स, शेप्स एंड मैनिफेस्टेशंस क्लियरली। इमरान खान साहब ने कभी दहशत गर्दों या दहशत गर्दी के हक में कोई बात नहीं की है। हाँ, उनके साथ डील करने की अप्रोच पे इख्तलाफ हो सकता है, मगर दहशतगर्द और दहशतगर्दी नासूर है, ये मैं कह रहा हूं। मैं कौन हूं? मेरे पे जिम्मेदारी है इमरान खान साहब की पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की। अब मेरी बात आप नहीं सुन रहे और आप कहते हैं जी फलाने किसी नौजवान ने ये कह दिया, फलाने ने ये कहा। बच्चा समझते हैं आप लोगों को, पागल समझते हैं। ऐसे ही आप किसी पोलिटिकल पार्टी को दहशतगर्द बना देंगे। तारड़ साहब जो है, तारड़ साहब ने फिर एक और बड़ी खतरनाक हरकत की है। He is provoking people to attack PTI members। मतलब आप ये कह रहे इन पे हमले क्यों नहीं होते? मतलब तुसी चाहते हो कि साथे हमले हो जान, तुसी चाहते हो कि साढ़े बंदे जेड़े ने बेगुनाह मारे जान, दहशतगर्दी का शिकार हो जाए। किस किस्म के सियासी लोग हैं यार? आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम तो आपको आपके वजीर आजम ने खड़े होकर तालिबान के हवाले से कहा सादा तो रौला ही कोई नहीं रहा देना। साड़ा क्या क्या कहा था आपको याद है तालिबान के हवाले से शहबाज शरीफ साहब? तो हमने कभी ये कहा है कि जी आपके यहाँ किसी पे अटैक? हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की हर पार्टी, चाहे हमारी सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो, एक एक शख्स, चाहे वो फौजी है, चाहे वो पुलिस का सिपाही है, चाहे वो सिविलियन है, अल्लाह सबको महफूज रखे सर। ये क्या नया तमाशा जहलाना बातें शुरू हो गई हैं कि जी इन्हों को वजदे क्यों नहीं थे, तो आनू क्यों वजदे, इन्हों के यार तुसी कैसे लोग हो? अल्लाह ने तो भावे खो के ही ली है, जिम्मेवारी तो तुम्हारे को है। और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है इनके ऊपर हमले शुरू हो जाए। आप लोगों को प्रवोक कर रहे हैं। आप क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं? This is very sad and unfortunate. Very mean approach, I must say. राइट। साहब एक और मामला जो पार्टी से जुड़ा है, क्योंकि आप तर्जुमान है तो सर जरा उसको भी क्लियर कर दें। ये मीडिया रिपोर्ट्स आई कि पार्टी का जो इंफॉर्मेशन विंग है उसमें और वजीर आला का जो बयानिया है उनका आपस में कोई इख्तलाफ है, एक दूसरे पर जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो और जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया है। तो क्या वाकई पीटीआई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बयानिया है उस पर कोई इख्तलाफात हैं? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं। एक तो मैं कोई, आप भाई है मेरे, एक तो कोई इंटरनल कम्युनिकेशन आई एम नॉट सपोज टू शेयर ऑन पब्लिक फोरम्स। अगर कोई चीजें लीक हुई हैं उसमें कितने हकायक है कितने नहीं है, इसको भी छोड़ें। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब कोई मीटिंग होती है उसमें हर तरह की गुफ्तगू होती है, हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू को वो कहते हैं छंड फूक होती है, कोई ये कहता है कोई वो कहता है। उसके बाद एक मुश्तरका सा जो है वो एलानिया या लाया सामने आता है। उस हवाले से पार्टी बड़ी क्लियर है कि ड्रोन के हवाले से चलें, वो जो आप जिसका खास जिक्र कर रहे हैं,
तो उनके हवाले से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी है, इमरान खान साहब को हम जवाबदेह और पाबंद हैं, हम किसी सूबे की तंजीम को पाबंद या जवाबदेह नहीं है। ठीक है, उनकी उसकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो पिछले 2-2.5 महीने से अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। ड्रोन्स के हवाले से रद्द अमल भी आते हैं और हम ही देते हैं, और कोई बोले ना बोले हम जरूर बोलते हैं, क्योंकि हमें किसी से लाइन नहीं लेनी है। हमें तो जो इमरान खान साहब की लाइन है, उनके मैसेजेस के थ्रू, उनके ट्वीट्स के थ्रू बड़ी वाज़ेह है। हम उससे बात, किसी ने खामोश होना है खामोश हो जाए, हमने क्यों खामोश होना है? हम तो बात कर रहे हैं। तो ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है पिछले चंद दिनों से, 2 तरह के इंप्रेशन दिए जाने उसकी कोशिश की जा रही है। एक तो शायद हमारे में कोई इख्तलाफ है, विच इज रॉन्ग। दूसरा, तहरीक इंसाफ कोई टीटीपी को सपोर्ट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब एक लंबी लिस्ट है। हमारे सिटिंग मिनिस्टर जो है वो दहशतगर्दी के हमलों में शहीद होते रहे। सिटिंग मिनिस्टर्स हमारे, एमपीए हमारे तहसील नाज़िम, एक जो अभी 4-5 दिन पहले उनके ऊपर हमला हुआ, हमारे एमपीए जो है उनके वहां पे हमले होते रहे हैं। अभी बाजोड़ पे हमारे एक एमपीए साहब है सिटिंग, उनके ऊपर हमला हुआ, साहब का वफाकी सूबाई वजीर है। तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश, मतलब ये नहीं चूरन इनका बिकना। तारड़ साहब के से मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इन्होंने कैसी गुफ्तगू की और क्यों की, तो नहीं। अच्छा, ठीक है। इसमें शेख साहब एक और इशू वो है अपोजिशन लीडर की तैनाती का। अब को मुलाकात होनी थी, वो फिर मुलाकात शायद हुई नहीं, स्केड्यूल नहीं उसका आया। लेकिन ये जो अपोजिशन लीडर की तैनाती है और इस हवाले से जो हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इसमें कोई पीटीआई लचक दिखा सकती है, कोई बात हो सकती है दरमियान में? नहीं सर, साढ़े कोई लचक नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा इनको नॉमिनेट किया, दोनों साहिबान को हमने लिख के दे दिया है। इसी को कामयाब करने के लिए जो रिटें की गई थी ना जी स्टेज के लिए, उमर अयूब के और शबली साहब के, असी कोर्ट जो भी वापस ले लिया, ताकि जिन्होंने साहिबान खान साहब ने नॉमिनेट किया उन्होंने कितने कोई शक ना हो कि एक पासे सानू नॉमिनेट कर छड़े, दूसरे पासे इन्होंने स्टे ले हुए ने, क्योंकि सादिक साहब ने कहा था ना, या सादिक साहब ने स्टे, तो वो भी वापस कर लिए अदालत से। वो उमर अयूब साहब की और जो है शबली साहब की एप्लीकेशन वापस ले ली। अभी अगले दिन गौर साहब, फिर भी डोगर साहब की मैं देख रहा था कल भी पिक्चर्स जो है वो भी जाके मिले। तो सर हम तो कोशिश कर सकते हैं, और आई होप के सारी सपोर्ट अचकजई साहब के साथ है। अचकजई साहब खुद भी जाके मिले, जरा खुद भी पुश करें, सारे मिलके करें तो हो जाएगा। हमारी तरफ से कोई लचक नहीं। खान से लचक तो तभी हो सकती है ना कि इमरान खान साहब अपना फैसला चेंज कर लें। बाहर बैठ के तो इमरान खान साहब का फैसला कोई चेंज कर सकता ना। वो तो ना कोई मुलाकात है, तो ना कोई लचक है। अल्लाह खैर सलाह। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में जो नेशनल डायलॉग के हवाले से जो बहस चली हुई है, अब क्या कोई पॉसिबिलिटी है? हुकूमती इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वजीर आला वहां गए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के सिंध का दौरा कर रहे हैं। वहां पर अभी तक तो सब अच्छा जो है वो चल रहा है, लेकिन ये जो मामला है डायलॉग वाला, अब इसको पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है, ये एक अहम सवाल है। और इसी पर जो है वो बात होगी। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद कमर साहब, सबसे पहले तो ये जो डायलॉग की जो बहस चली है, बहुत तजावीज आ रही हैं, कोई कहता है बड़े बैठ जाएं, कोई कहता है निचली सतह से जो है वो शुरू कर दें। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको कोई इम्कान नजर आता है कि कोई बातचीत हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान हो सकती है? देखिए, पहले ये वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारा कंफ्यूजन इस बात में यूं आ रहा है कि गवर्नमेंट ने एट वेरियस लेवल्स कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए पीटीआई के साथ, लेकिन उसका कहीं भी बाय इन पीटीआई की तरफ से नहीं आया है। महमूद खान चकजई और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में जो है उन्होंने कह दिया कि उनसे बात करें। अब सवाल ये है कि आया वो भी कोई माहौल बन रहा है कि उनसे बात हो सके या नहीं, वी डोंट नो। फिर अब तो मेरा ख्याल है उनके सेक्रेटरी जनरल ने क्लियरली कह दिया कि जब तक खान साहब जेल में हैं
तब तक किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो फिर तो ये बातें खामखा की हैं ना, बिकॉज मेरे हिसाब से ये दुरुस्त सियासत नहीं है। खान साहब ऐसे नहीं निकलेंगे जेल से, जाहिर है, या तो कोर्ट उनको छोड़ दे या कोई सियासी माहौल ऐसा बने जिसमें वो बाहर निकल सके। इस वक्त मुझे दोनों नजर नहीं आ रहे, तो फिर खान साहब बाहर निकलेंगे, ना कोई डायलॉग होगा, ना कोई बात होगी। अनफॉर्चुनेटली मुल्क के लिए बेहतर है कि सब मिल बैठ के बैठें और किसी भी चीज का पॉलिटिकल हल अगर निकल सकता है तो वो निकालें। लेकिन इस माहौल में मुझे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर, एक मामला जो कि पार्लियामान से जुड़ा है, वो अभी तक ऑपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला है, अभी तक लटका हुआ है। आपके ख्याल में वहां पर इस इशू को रिजॉल्व करने का कोई तरीका है? देखें उसमें रूल जो है वो बिल्कुल क्लियर है। रूल ये कहता है कि जो भी लोग ऑपोजिशन में हैं, मतलब दोस्त वोट फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द प्राइम मिनिस्टर, वो तमाम उनमें से जिसके पास भी सबसे ज्यादा सपोर्ट है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा। तो एज लॉन्ग एज इन राइटिंग मेरा ख्याल है कि उनको देना होगा टू द स्पीकर कि ये लोग हैं जो सब साइन करके कहते हैं कि महमूद खान को होना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो उसके बाद तो स्पीकर की डिस्क्रेशन नहीं है, फिर वो सीधा सीधा मेंबर्स ने ही इलेक्ट करना है। तो आई थिंक दैट प्रोसेस शुड स्टार्ट। और अभी जो सेशन हो रहा है उसी में ये ठीक है। लेकिन इस पे नवीद कमर साहब, राइट, हमने देखा था कि पाकिस्तान की सियासत में कोई बिठा देता था, बैठ जाते थे, कोई तीसरी कुव्वत आती थी। आपको लगता है अभी प्लेटफॉर्म, अगर कोई ऐसा नेशनल डायलॉग जिसकी ये तजावीज़ आ रही हैं, जहां पर गवर्नमेंट भी बैठे, ऑपोजिशन बैठे, तहरीक इंसाफ बैठे, वो प्लेटफॉर्म जो है वो क्या हो सकता है? जिसको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड पार्टीज का जितना आप इंटरफेरेंस ज्यादा इंक्लूड कराएंगे उतना आपका स्पेस खत्म हो जाएगा ना। तो और इस वक्त तो जाहिर है क्या है, जैसे आपने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं DG ISPR वगैरह के, कि वो खुद नहीं चाहते कि आप बाहर निकलें और आप भी नहीं चाहते कि आप बाहर निकले, तो वो खत्म होगी बात ना। अच्छा, ठीक है। और लास्टली ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो सिंध के दौरे पर गए हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने अच्छा किया, जब रिसीव किया उन्हें, वहाँ पर जलसे की इजाज़त भी दे दी। तो PTI जो गिला करती है कि हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या सियासी सरगर्मियों की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती, तो आपको लगता है इससे कोई मामला जो है वो बेहतर होंगे, कोई पॉलिटिकल स्पेस इन्हें जो है वो मिलेगी? देखिए जितना भी दायरा इख्तियार सिंध गवर्नमेंट का है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको डेमोक्रेटिक तरीके से इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान का आइन है, राइट टू असेंबली जो है वो आइन में फंडामेंटल राइट है, तो उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि इट इज ओनली नेचुरल। सेकेंडली, एक सूबे का वजीर आला जा रहा है दूसरे सूबे में, तो एक्सपेक्टेशन भी हमारी भी ये है कि भी हमारे सूबे का भी वजीर आला अगर किसी और सूबे में जाए तो ही विल गेट द प्रोटोकॉल अकॉर्डिंगली ना। तो वो नॉर्म्स तो हमें नहीं हाथ से छोड़ने चाहिए। जो भी बाकी सियासत मुल्क की चल रही हो, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक सही प्रेसिडेंट बनाया है कि एज लॉन्ग एज इट्स पीसफुल गैदरिंग और वहां कोई भी कानून शिकनी नहीं होती, तो क्यों नहीं, ये तो राइट उनका होता है। लेकिन अब जैसे एक एरिया डेजिग्नेट कर दिया गया, उन्होंने परमिशन मांगी, परमिशन ग्रांट हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें तो कोई नुकसान क्या, वो तो चीजें कुछ बेहतर की तरफ ही जाएंगी ना। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर भी बहस है, लेकिन जो दहशत गर्दी है ये एक बड़ा चैलेंज है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द साजिद अहमद उर्फ शावेज को गिरफ्तार किया था, जो कि माजी में तुर्बत यूनिवर्सिटी में उस्ताद रह चुका है। कोयटा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG CTD एतजाज गुराया ने बताया कि पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह अहम ऑपरेशन किया। दहशतगर्द जो था ये पंजगोर से तुर्बत की तरफ भारी मकदार में असलहा मुंतकिल कर रहा था और गिरफ्तार दहशतगर्द सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों का मवाद नशर करने में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। उनका यह कहना था कि एक दहशतगर्द जहांजेब मेहरबान को भी गिरफ्तार किया गया है, जो रैकी और रकम फराहम करने में जो है वो शामिल रहा है। जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला का यह कहना था कि पूरे सूबे में पुलिस की अमलदारी जो है वो मौजूद है। लेकिन ये एक अहम चैलेंज है। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे बलूचिस्तान में, और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को दहशत गर्दी की वजह से बेशुमार मुश्किलात का सामना है और ये जो ख्वारिज वहाँ पर हैं इन्हें हमसाया मुल्क की तरफ से जो है वो सपोर्ट दी जा रही है। DIG CTD एतजाज गुराया साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का है इसी पर जो है वो इस सेगमेंट में बात होगी। एतजाज गुराया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुराया साहब, मैं सबसे पहले तो एज ए काउंटर टेररिज्म ये कितना बड़ा चैलेंज है जहां पर नौजवान इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया है और फिर जो तालीमी इदारे हैं उनसे ये मुंसलिक हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। ये बात जैसे आपने अपने इंट्रो में कही कि गवर्नमेंट पाकिस्तान और तमाम सिक्योरिटी इदारे एक बात पे मुत्तफिक हैं कि हमने इस फितना का वो किसी भी शक्ल में हो इसका इस मुल्क से खात्मा करना। बलूचिस्तान में ये चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि बड़े अरसे से जो हमारी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या वो लोग जो मुल्क दुश्मन हैं उन्होंने यूथ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और इन लोगों के ऊपर जो हमारा थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि कमजोर तबका है उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, टाइम की, और सबवर्जन बहुत बड़ा इशू बन के सामने आया। तो इस वक्त बलूचिस्तान में हम दो फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। एक तो फितना अल ख्वारिज के लोग हैं और फितना अल हिंदुस्तान के हैं, जिन दोनों को बाहर से सपोर्ट भी आ रही है, जिसमें साजिद की अभी आपने बात की, ये जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जिसमें अमेरिकन मेड हैं, जिसमें जो बाहर से आए हुए हैं, और हम वी हैव लीड्स और हमें इसकी कंफर्मेशन है कि ये सारा असला हमारे एक पड़ोसी मुल्क की तरफ से की जानिब से ही आया, उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, और वहां से ये यहाँ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे आपने देखा कि ये दूसरा वाकया है, पहले एडब्यूटम्स के एक प्रोफेसर हमारे सामने आए जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थे, और अभी एक और पढ़ा लिखा जिसे हम कहते हैं टीचर, जिसको हम कहें एडब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में रहा, जो जुबैदा जलाल कॉलेज में पढ़ाते रहे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, वो इन चीजों में इन्वॉल्व थे। वो ट्रांसपोर्टेशन लेके असले की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट आई एम श्योर कि जो गवर्नमेंट की इस वक्त पॉलिसीज हैं या जिस तरह से हमारे पुलिस अथॉरिटीज, IG साहब की और बाकियों की डायरेक्शंस हैं, उस पर हम सब मिलकर एक सिनर्जिक रिस्पांस के तहत, सिनर्जी क्रिएट करके कलेक्टिव रिस्पांस के तहत ही हम इनके साथ चल रहे हैं। और ये मीडिया पे और सब चीजों के सामने लाने का मकसद ये कि इन चेहरों को बेनकाब किया जाए और बताया जाए कि हमारी यूथ और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो इस तरफ ना जा सकें। अच्छा, करना क्या होगा? क्योंकि जाहिर बात है वो जो ऑपरेशनल मामलात होते हैं वहां पर तो काउंटर टेररिज्म एक और तरह से देखी जाती है, बट ये तो एक आइडियोलॉजिकल मामला भी है जहां पर जो है वो तालीमी इदारे, टीचर्स, ये एंगेजमेंट जो है ये किस तरह से जो है वो की जा सकती है? देखिए, इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही ये बात पॉइंट आउट की कि दो डोमेन्स, एक तो काइनेटिक डोमेन में जो हम काम कर रहे हैं जिसमें लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, IBOs हो रहे हैं, जिसका कल सोम ने भी जिक्र किया। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान बनाया जिसको काउंटर सबवर्जन प्लान आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज जो हैं और जितने भी हमारे ये डॉक्टर्स हैं, उनके मुतल्लिक एक प्रॉपर कैंपेन भी चलाई जा रही है जिसमें दो चीजें हो रही हैं। एक तो हम ये चेक करें कि वो लोग जो सबवर्जन में इन्वॉल्व हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और स्कूलों में बैठ के टैबलोज करवा रहे हैं कलअदम तंजीमों के लिए, उनके सिंपथाइजर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो बच्चों को सबवर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और दूसरे वो हैं जो स्कूल्स में गवर्नमेंट की पेज लेकर हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में बेसिक जो उनकी ड्यूटी है वो पूरी नहीं कर रहे, एब्सेंट टीचर्स हैं, एब्सेंट डॉक्टर्स हैं,
ऐसे बहुत सारे हमने प्रोफेसर निकाले जो यहाँ गवर्नमेंट की फंडिंग पर मुल्क से बाहर गए और वापस नहीं आए, इस कौम का पैसा लेके गए वापस नहीं आए, इनको नहीं कर रहे। अच्छा। वो उसमें कंट्रीब्यूट करें। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बुलान मेडिकल कॉलेज पे एक बहुत बड़ा उसकी रिवैम्पिंग का, रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोजेक्ट लगाया। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी जगह पे थी उन हॉस्टल्स में पिछले इतने अरसे से चली आ रही थी, जिनके हॉस्टल्स के नाम ही हमने दहशतगर्दों के नाम पे रखे हुए थे। जिस कॉलेज में लाइब्रेरी का नाम भी हमने दहशतगर्द के नाम पे लाइब्रेरी रखा हुआ था। तो ये बच्चों को सबवर्ट करने में और इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया पिछले कुछ सालों में BYC ने और BSO ने। अब आप हम जितनी भी लोग नए आ रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि उसमें BYC के प्लेटफॉर्म से लोगों को रिक्रूट किया गया। अच्छा। मिसिंग पर्सन्स का प्रोपेगेंडा किया गया, जो बाद में खुद ही उन्हीं तंजीमों ने उनको फिर जब वो फोर्सेस के साथ मुकाबलों में मारे गए तो ग्लैमराइज भी उनको किया। तो ये एक मुनज्जम कैंपेन चलाई गई है जिसके लिए गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें की हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। एक नेशनल प्रोविंशियल एक्शन प्लान चलाया गया। ठीक है। दूसरा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे काम हो रहा है, इंटर्नमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को लेकर है, जिसमें एक्ट पास हुआ असेंबली के अंदर। वो रिहैब सेंटर बन रहे हैं साइकोलॉजिस्ट की, ताकि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की जाए। उसके साथ साथ सर्विस डिलीवरी पे स्पेशल तवज्जो दी जाए, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ में जब तक आम बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, और वो एजुकेशन के साथ साथ फिर उसकी जो करिकुलम रिवैम्पिंग है उस पर भी काम हो रहा है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। एतजाज गुराया साहब बहुत मौजूद थे और बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान में मौशी बहरान के खिलाफ मुल्किन मुजाहरों का सिलसिला रुकने की बजाय शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों में अब तक सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरान में जारी मुजाहरे 27 सूबों तक फैले हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लैस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुजाहरों से निमटने में इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा जो है वो किया है। पुरतशद्दुद एहतजाज को कंट्रोल करने और मजीद फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात हो गई है। ईरान में एहतजाज के दौरान मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस जो है वो भी बंद है। ईरानी सदर जो ईरान की जो सूरत हाल है, अब इसके ऊपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है कि अगर मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की गई तो अमरीका इसका सख्त जवाब देगा। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने ईरान को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर लोगों को मारना शुरू किया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमरीकी सदर से कहा है कि वो ईरान के मामलात पर नजर रखने की बजाय अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। उन्होंने मुजाहिरीन पर इल्जाम आयद किया कि वो ट्रंप की इमाह पर काम कर रहे हैं और कहा कि शरपसंद अनासर सरकारी इमला को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि गैर मुल्की ताकतों के एजेंट बनकर काम करने वालों को तेहरान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अमरीकी सदर ने एक और इंटरव्यू में यह भी कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी कार्रवाई का इख्तियार उनके पास है और उनकी अपनी इखलाकियात ही वाहिद हद है जो उन्हें रोक सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी आलमी कानून को जो है वो नहीं मानता। अब दूसरी तरफ अमरीका ने वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर जो है वो अपनी नजरें जमा ली हैं और उसकी खरीदारी का एक नया अमरीकी मंसूबा सामने आया है। खबर एजेंसी ने अमरीकी सदर के मुआवनीन और हुकाम के हवाले से एक दावा किया है कि ग्रीनलैंड की 57,000 आबादी को बरह रास्त 10,000 से 1 लाख अमरीकी डॉलर तक की अदायगी पर गौर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो मकसद है वो ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करना और अमेरिका में शामिल होने के लिए कायल करना है। डेनमार्क के वजीर दिफा ने खबरदार किया है कि ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। वजीर दिफा डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि हमला हुआ तो मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी तौर पर जो है वो जवाब देगी। अब एक तरफ जो है वो ये ईरान का इशू है, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड का मामला है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट फॉरेन पॉलिसी कामरान यूसुफ साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं क्योंकि अमरीकी पॉलिसी के हवाले से ये मुख्तलिफ सवाल आते हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो ईरान वाली सिचुएशन है इस हवाले से मैं जानना चाहता हूं, कितनी सीरियस ये सिचुएशन आपको नजर आती है और क्या वाकई ये सूरत हाल किसी कॉन्फ्लिक्ट या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अमेरिका और ईरान के दरमियान उसकी तरफ जा सकती है?
मेरे ख्याल में बिल्कुल तमाम जो शवाहिद हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि पिछले 15 सालों में ये सबसे मेरे ख्याल में पोटेंट किस्म का एहतजाज है इस वक्त। हालांकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है, मीडिया उस तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, बट जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से रिपोर्ट कर रही हैं इस वक्त 31 ईरान के सूबों में कोई 100 शहरों में बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, पब्लिक जो इमलाक है उसको भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो वजह इन मुजाहरों की जब इनका आगाज़ हुआ कि वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें गैर मामूली इजाफा हुआ है, यानी कि जो ईरानी रियाल है उसके मुकाबले में डॉलर बेपनाह उसमें इजाफा हुआ, और उसके साथ फिर लोगों के लिए आमतौर पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। इन्फ्लेशन जो है वो आसमान को छू रही है। फिर दूसरा उसमें ये एलिमेंट हुआ, आपने जिक्र किया ट्रंप के स्टेटमेंट का, और ट्रंप जो है वो आपको पता है कि वो पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर ईरान की हुकूमत ने कोई रिस्पांस दिया, यानी कि मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाई, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा, इंटरवीन करेगा। अब जो ईरान की हुकूमत है वो कहती है कि अगर जो मुजाहरे हैं वो पुरअमन हैं, वो बिल्कुल अवाम का हक है, लेकिन वो कहते हैं कि इन मुजाहिरीन के चक्कर में एक तखरीबकार एलिमेंट और जो जिनको एक्सटर्नल सपोर्ट भी हासिल है वो इसमें शामिल है। तो क्लियरली यहाँ पर मुझे लगता है कि अमेरिका, इजराइल और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं इस मौके को समझते हुए उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि रिजीम चेंज की तरफ जाया जाए। सिचुएशन इस वक्त ईरान में बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में फ्लूइड है और नोबडी नोज कि ये किस तरफ हालात जाएंगे। ठीक है, राइट। एक और मामला जो कि अब अमेरिका की ग्रीनलैंड के हवाले से जो पॉलिसी है, मैं आपसे समझना चाहता हूं और देखने वालों को भी पता चले कि इसके पीछे क्या वजह है, क्यों इस शिद्दत से अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड को जम करना चाहते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड जो वैसे तो डेनमार्क में आता है, लेकिन एक ऑटोनमस रीजन है और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो स्ट्रेटेजिक उसकी सिग्निफिकेंस है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में वो वाक़या है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर बताया जाता है कि ग्रीनलैंड में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में वो मौजूद हैं। और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, पहली मरतबा भी जब सदर बने थे तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये जो अहम स्ट्रेटेजिक आइलैंड है, ग्रीनलैंड है, इस पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए या अमेरिका का इसे हिस्सा होना चाहिए। अब जब दोबारा वो सदर बने हैं तो अगेन वो इसके हवाले से बड़ा एग्रेसिवली इसको परसू कर रहे हैं, और दो ऑप्शन वो कहते हैं कि एक तो कि जो अमेरिका है वो खरीदना चाहता है इसको ग्रीनलैंड को, और बल्कि फॉक्स न्यूज़ ने तो ये खबर भी दी है कि अमेरिका इसके लिए भी तैयार है कि अगर वहाँ के अवाम तैयार हो जाएं कि वो अमेरिका में शामिल हो जाएं तो फीकस वहाँ पर जो ख़ानदान है उनको $1 लाख तक दिया जा सकता है। तो पहली उनकी तरजीह ये है कि इसको ख़रीद लिया जाए। अगर ख़रीद नहीं सकते तो दूसरा उनका ऑप्शन कहते हैं कि मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए वो ये काम कर सकते हैं। पिछले चंद महीने पहले अगर आप देखें तो जो ट्रंप के साहबजादे हैं वो अनएक्सपेक्टेडली ग्रीनलैंड वहाँ पर पहुँचे थे, जिससे ये स्पेकुलेशंस होना शुरू हो गई थी कि जो ट्रंप हैं उनका प्लान सीरियस है कि वो मिलिटरीली ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मिलिटरीली वहाँ पर कब्जा करते हैं तो नेटो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो डेनमार्क है या बाकी यूरोपियन ताकतें हैं वो ये कह रही हैं कि ये अमेरिका को हरकत नहीं करनी चाहिए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो ग्रीनलैंड के अवाम है, मेजॉरिटी जो है, वो भी कहते हैं कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, वो इसमें अमेरिका के साथ जाना नहीं चाहते। तो एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है तो यूरोप में भी, पूरी दुनिया में भी ये खदशा है कि ट्रंप जिस तरह के प्रेसिडेंट हैं उनसे कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। यू नेवर नो कि वो वाकई ग्रीनलैंड को बाय फोर्स हासिल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ने ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को भी इस वक्त जो है वो हिला कर रखा हुआ है। वेनेजुएला के बाद से जो सूरत हाल बनी, अब उनका जो रुख है वो ग्रीनलैंड की तरफ, और ईरान के हवाले से भी हम मुसलसल जो है वो स्टेटमेंट्स जो है वो देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम से मेज़बान रहमान अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।